Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 6 Applications of Derivatives exercise 6.1 of class 12 of NCERT Maths book. So in this chapter, first of all, let us know what is rate of change of quantities. सपोज वी आर हैविंग टू क्वांटिटीज़, हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं. एक है डिस्टेंस जिसको हम एस से डिनोट कर रहे हैं और एक है टाइम जिसको हम टी से डिनोट कर रहे हैं. अब अगर ये कहा जाए कि डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन क्या है, कि अगर डिस्टेंस को हम इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो टाइम भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा, या हम टाइम को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो डिस्टेंस भी इंक्रीज या डिक्रीज होगी. फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई डिस्टेंस कवर कर रहे हैं 30 किलोमीटर की 1 आवर में, तो वही डिस्टेंस अगर हम 30 की जगह 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना चाहते हैं तो टाइम क्या होगा, कम टाइम लगेगा. इसका मतलब क्या है कि अगर हम डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो टाइम भी बढ़ रहा है, और अगर हम डिस्टेंस कम कर रहे हैं तो टाइम भी कम हो रहा है. या हम ये कह सकते हैं कि अगर हम 1 घंटे में 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो हाफ एन आवर में हम 15 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेंगे. दैट मीन्स अगर हम टाइम को इंक्रीज कर रहे हैं तो डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रही है. ज़्यादा टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे और कम टाइम में कम डिस्टेंस कवर करेंगे. दैट मीन्स ये दो चीज़ें जो हैं ये आपस में इस तरह से रिलेटेड हैं कि अगर एक को अगर हम कम या ज़्यादा करते हैं तो दूसरी भी कम या ज़्यादा हो रही है इसमें. So this type of relationship is known as rate of change of quantities. अब बात है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी का क्या मीनिंग है. रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी का मीनिंग ये है कि अगर हम डेरिवेटिव लिखते हैं डी एस अपॉन डी टी. सपोज हम ये लिख रहे हैं कि डी एस अपॉन डी टी, इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम. दैट मीन्स टाइम के साथ साथ जो डिस्टेंस है वो भी चेंज हो रही है. टाइम कम है तो डिस्टेंस कम कवर होगी, टाइम ज़्यादा है तो डिस्टेंस कम कवर होगी. सो दिस इज़ नोन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़. इसी तरह से अगर मान लो हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स. वाई एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स, एक्स का कोई फंक्शन है y, और अगर इस फंक्शन में x की वैल्यू चेंज होती है तो उसके साथ साथ y की वैल्यू भी चेंज होगी. तो इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो वो क्या होगा, दैट विल बी dy बाय dx. दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. और यहाँ पर हम एक चीज़ और भी लेंगे कि ये तो हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम. मीन्स हमें दो चीज़ें दी होंगी, एक चीज़ के बढ़ने के साथ दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, या एक चीज़ के कम होने के साथ दूसरी भी चीज़ कम हो रही है, तो उनका हमें एक रिलेशन पता होना चाहिए, जो कि हमें फार्मूलाज की फॉर्म में रिलेशन पता होता है. अगर हम ये कह रहे हैं कि दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एट x इक्वल टू, सपोज मैं यहाँ ज़ीरो लिखती हूँ, तो दैट मीन्स x जब हम ज़ीरो पुट करेंगे तो y की वैल्यू में क्या चेंज होगा, या x इक्वल टू 1 2 3 कोई भी हम वैल्यू पुट करते हैं. कहने का मतलब ये है कि एट x इक्वल टू ज़ीरो का मतलब अगर x ज़ीरो है तो y क्या होगा, y में x की वैल्यू को हम चेंज कर रहे हैं. मान लो यहाँ ज़ीरो रख रहे हैं तो डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा. अगर हम x 1 रख रहे हैं मतलब कि x की जो क्वांटिटी x है उसमें 1 का चेंज होता है, तो y में कितना चेंज होगा वो हम किससे निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स से. उसके बाद अब मान लो हमारे पास तीन क्वांटिटीज़ हैं. सपोज एक हमारे पास है एफ टी इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एफ टी, और एक है वाई इज इक्वल टू एफ टी. दैट मीन्स ये फंक्शन है टी में एक्स और ये फंक्शन है वाई, ये भी टी में है. अगर हमें इन दो फंक्शंस को यूज़ करके डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे. दैट मीन्स हम क्या करेंगे, पहले रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होगा, डी एक्स अपॉन डी टी.
सिमिलरली रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टी, वो क्या होगा, डी वाई अपॉन डी टी. नाउ सिंपली वी कैन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स. मतलब कि यहाँ पर हमें क्या पता चलेगा कि t की जितनी वैल्यू चेंज करेंगे उसमें x की वैल्यू कितनी चेंज होगी, वो dx बाई dt से हमें पता चलेगी. t की जितनी भी वैल्यू हम चेंज करेंगे उससे y की वैल्यू में कितनी चेंज आएगी, वो हम dy बाई dt से डिनोट फाइंड आउट करेंगे. अब अगर हमें यहाँ ये पता चलाना है कि कितनी वैल्यू x की अगर बढ़ेगी तो y की वैल्यू कितनी बढ़ेगी, मतलब जितनी भी वैल्यू हम x की बढ़ाते हैं तो उसके लिए y की वैल्यू कितनी बढ़ेगी. दैट मीन्स वो क्या होगा हमारा dy बाई dx. और dy बाई dx हम इन दो रिलेशन से बड़े आराम से निकाल सकते हैं उसको हम. और एट x इक्वल टू कोई भी वैल्यू हो सकती है यहाँ 0 1 2 3. तो यहाँ पर क्या होगा dy बाई dt और इसको डिवाइड कर देंगे dx अपॉन dt से, वेयर dx अपॉन dt इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि dx अपॉन dt जो है वो डिनोमिनेटर है और अगर ये 0 हो गया तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं बचेगा. सो dx अपॉन dt शुड नॉट बी इक्वल टू 0. मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t जो है वो 0 नहीं होना चाहिए. मतलब कुछ ना कुछ वो रेट ऑफ चेंज हमें मिलना चाहिए कि कितनी वैल्यू हम t की बढ़ा रहे हैं उसके लिए x की कितनी वैल्यू बढ़ रही है, उसको हम dx अपॉन dt से डिनोट करेंगे और ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी. और जब हम जैसे मान लो s और t है, हमने ये कहा कि टाइम के साथ डिस्टेंस चेंज हो रही है, टाइम चेंज कर रहे हैं तो डिस्टेंस भी चेंज हो रही है, टाइम कम कर रहे हैं तो डिस्टेंस भी कम हो रही है, टाइम ज़्यादा कर रहे हैं तो डिस्टेंस भी ज़्यादा हो रही है. तो इसका मतलब क्या है कि हमें कम से कम दो क्वांटिटीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जब कम या ज़्यादा होगा तो दो क्वांटिटीज़ हमें चाहिए. ठीक है, अगर हमें मान लो दो क्वांटिटीज़, कोई ज़रूरी नहीं है कि टाइम ही दिया होगा, कुछ और क्वांटिटीज़ भी दी हुई हो सकती हैं. अगर और दो क्वांटिटीज़ दी हुई हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करेंगे. और अगर हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ तो दैट मीन्स हमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैलकुलेट करना होता है. दिस इज अंडरस्टूड, राइट. सो लेट अस नाउ study about the exercise, but before studying the exercise we should recapitulate the formulas. जो हमने छोटी क्लासेस में फार्मूलाज पढ़े हैं वो सारे रिकैपिचुलेट होने चाहिए हमें, क्योंकि जो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ का जो चैप्टर है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, इसमें इस एक्सरसाइज में हालांकि पूरे चैप्टर में ही जो भी हमने लोअर क्लासेस में फार्मूलाज पढ़े हैं उनका याद रखना हमें बहुत ज़रूरी है. सिंपल फार्मूले भी हम कई बार भूल जाते हैं. सो लेट अस रिकैपिचुलेट. एरिया ऑफ रेक्टेंगल सबको पता ही है, ये लेंथ इनटू ब्रेड्थ. देन एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज साइड इनटू साइड. उसके बाद ये हम फटाफट रिकैपिचुलेट कर लेते हैं. उसके बाद पेरीमीटर की बात करते हैं. पेरीमीटर ऑफ rectangle that is 2 into length plus breadth. Then perimeter of square, perimeter of square. Square का perimeter क्या of square that is 4 multiply side. ये तो हो गया perimeter और एरिया रेक्टेंगल और स्क्वेयर का. उसके बाद हम अगर 3D की बात करें तो रेक्टेंगल से रिलेटेड क्यूबॉइड है, उसका वॉल्यूम भी लिख लेते हैं. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दैट इज लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट. और उसके बाद वॉल्यूम ऑफ, अगर 3D में स्क्वेयर को देखें तो वो क्यूब होता है. वॉल्यूम ऑफ क्यूब दैट इज साइड क्यूब, साइड क्यूब. उसके बाद जितने भी सॉलिड फिगर्स हैं हमें उनके वॉल्यूम्स और उनके एरियाज पता होने चाहिए. ये हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड वॉल्यूम. उसके बाद हम आते हैं सरफेस एरिया पे. वैसे तो हम पहले सरफेस एरिया सबका कर लेते तो दैट वो भी ठीक है, अदरवाइज हम वॉल्यूम और एरिया इकट्ठा ही डिस्कस कर लेते हैं. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो गया, एरिया ऑफ स्क्वेयर हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया. उसके बाद हम आते हैं सरफेस एरिया. सरफेस एरिया ऑफ, अगर हम क्यूबॉइड की बात करें
cuboid, that is 2 into LB plus BH plus LH या HL। अब हम इस फिगर से ये देखेंगे कि क्यूबॉइड का सरफेस एरिया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल क्यों होता है, और उससे पहले हमें ये देखना है कि सरफेस एरिया क्या है। तो अगर हम क्यूबॉइड बनाते हैं तो हमारे पास क्यूबॉइड के 6 फेसेस होती हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। और यहाँ अगर ये L है, ये B है और ये H है, तो जितने भी फेसेस हैं 6 फेसेस हैं हमारे पास। इसका जो इस फेस का अगर हम एरिया देखें तो L इंटू बी होगा, ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। अगर इस फेस का एरिया देखें तो B इंटू एच होगा, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है। और अगर हम इस फेस का एरिया तो इसके इक्वल ही होगा। अगर हम इस फेस का एरिया देखें तो वो भी क्या है, B इंटू एच होगा, क्योंकि ये B है और ये H है। तो एल बी इंटू बी एच इंटू एच इंटू एल, मतलब कि एच इंटू एल किसका होगा, जो बैक साइड वाला है। बैक साइड दैट मीन्स ये दो हैं, फ्रंट और बैक, इनका एरिया क्या होगा। फेसेस की बात कर रहे हैं, हर फेस जो है वो रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। जो बैक साइड में फेस है उसकी लेंथ जो है वो एच है, और उसकी लेंथ जो है वो एल है और ब्रेड्थ जो है वो एच है, तो एल इंटू एच हो गया। और इस फेस की बी इंटू एच और इस फेस की नीचे एल इंटू बी। लेकिन ये 3 फेसेस की बात की है, तो इन फेसेस के अपोजिट भी एक फेस है, दैट मीन्स एल इंटू बी, एल इंटू बी, इसके सामने वाला और ये सेम रहेंगे, तो 2 इंटू एल भी हो गया। बी इंटू एच और इसके सामने वाला बी इंटू एच, ये भी, क्योंकि ये भी बी है और ये भी एच है, तो 2 इंटू बी एच हो गया। और इसी तरह से बैक साइड और फ्रंट साइड वाला क्या होगा, ये फ्रंट साइड की बात करें तो ये एल है और ये बी है, तो एल इंटू बी, फर्स्ट वाले इसका एल इंटू एच, क्योंकि ये एच है। फ्रंट और बैक का एल इंटू एच, इन दोनों साइड का बी इंटू एच और इन दोनों साइड का एल इंटू एच। तो इस तरह से ये 6 फेसेस हैं, तो 2 इंटू एल बी टॉप एंड बॉटम, 2 इंटू बी एच दोनों साइड्स और 2 इंटू एच एल फ्रंट एंड बैक। तो इस तरह से जो क्यूबॉइड है उसका सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया इज 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, राइट। ये तो हो गया सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब सरफेस एरिया ऑफ अगर हम क्यूब की बात करते हैं तो क्यूब और क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस है, ये सारे बेसिक्स आपको इस एक्सरसाइज या इस चैप्टर के लिए आपको पता होने चाहिए, दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग हियर। कहने को तो ये कहा जाता है कि ये तो छोटी क्लासेस के फॉर्मूले हैं, बट अगर एक भी फॉर्मूला गलत हो जाए तो सारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो अगर ये क्यूबॉइड है तो इस क्यूबॉइड में सारे फेसेस इक्वल होते हैं, 6 के 6 फेसेस, 1 2 टॉप बॉटम 2 और फ्रंट बैक 2। ये 6 फेसेस इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं, क्योंकि इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ये तीनों चीज़ें जो है वो क्या है, इक्वल है, तो इसलिए हमने L से डिनोट किया। अगर ये L है तो ये भी L होगी, ये L है तो ये भी L होगी, मतलब कि जो नीचे का पोर्शन है वो भी L L L होगा। सिमिलरली जो ये साइड वाले हैं उनका भी L इंटू एल होगा, और जो बैक और फ्रंट वाले हैं उनका भी L इंटू एल, और टॉप और बॉटम का भी L इंटू एल। एरिया की बात कर रहे हैं, अगर एक फेस के एरिया को देखें, और कितने फेसेस हैं हमारे पास, 6, तो अगर एक फेस का एरिया L इंटू एल दैट मीन्स L स्क्वेयर है, तो 6 फेसेस का एरिया कितना होगा, 6L स्क्वेयर। तो सरफेस एरिया ऑफ, ये हमारा क्यूबॉइड का था, और दिस इज सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब इज 3D ऑफ द स्क्वेयर, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6L स्क्वेयर, राइट। उसके बाद बात आती है हमारी सरफेस एरिया ऑफ, कर्व फिगर्स पे आते हैं। सिलेंडर, सिलेंडर क्या है, सिलेंडर इज समवट अ फिगर लाइक दिस, जिसके टॉप और बॉटम सर्कुलर होते हैं और जो साइड होती है वो उसकी कर्व्ड होती है। तो इसमें 2 सर्कुलर एंड्स हैं, 2 सर्कुलर सरफेसेस हैं,
ये और ये सर्कुलर सरफेस है और ये कर्व्ड सरफेस है। तो इसका एरिया सरफेस, अब सरफेस एरिया में भी दो तरह के सरफेस एरिया हैं। ये हमारा जो हम आ रहे हैं सरफेस एरिया पे, ये सबका टोटल सरफेस एरिया, दिस इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड दिस इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, राइट। उसके बाद अब आते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर को हम अगर फॉर्मूला उसका लिखना चाहते हैं तो उससे पहले हमें सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो है वो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमें पहले लिखना चाहिए, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या है, सिर्फ कर्व्ड पोर्शन है। कर्व्ड पोर्शन में रेडियस पता है हमें, कर्व्ड पोर्शन की रेडियस क्या है, सपोज r, और साथ में कर्व्ड पोर्शन की हाइट है, राइट, इतनी हाइट है, और जितना भी कर्व्ड पोर्शन है ऊपर से लेके नीचे तक उसकी रेडियस r है। तो क्योंकि जो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है, द एरिया इज 2D, तो इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये क्या होगा, दिस विल बी 2 पाई r इंटू एच। देखो वैसे तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ करते हैं हम, लेकिन लेंथ इसकी क्या है, सरकमफियरेंस, क्योंकि जब भी हम सर्कुलर चीज़ों की बात करते हैं तो उसमें जो हमारा सरकमफेरेंस होता है वो लेंथ होती है सर्कल की। लेकिन ये तो सर्कल की लेंथ हो गई ना, जो हमारा कर्व पोर्शन है उसकी हाइट भी है साथ में, तो लेंथ हो गई ये सर्कुलर पोर्शन की, और साथ में कितनी हाइट तक है देखो, क्योंकि ये जो सर्कुलर पोर्शन है ये तो कहीं तक भी जा सकता है, तो 2πr से हमारा काम नहीं चलेगा, तो 2πr इंटू जितनी उसकी हाइट है, दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, राइट। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस है, अभी मैंने डिस्कस किया था कि जो टोटल सरफेस एरिया है उसमें हम टॉप और बॉटम को भी इंक्लूड करते हैं, और जो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया होता है उसमें हम सिर्फ कर्व पोर्शन लेते हैं। अब टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया क्या है, ये सर्कल्स हैं दो, अगर ये दो सर्कल्स हैं तो इसमें इसका एरिया क्या होगा πr² और इसका एरिया भी πr², तो दो सरफेसेस और इसमें ऐड कर दें, क्योंकि ये लेटरल सरफेस एरिया तो कर्व्ड पोर्शन का है जिसमें टॉप और बॉटम इंक्लूड नहीं होते, उसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं कर्व्ड फिगर्स के लिए। और जो हमारी कर्व्ड फिगर्स नहीं होती जैसे स्क्वायर, क्यूबॉइड है या क्यूब है, उसमें हम टॉप और बॉटम अगर इंक्लूड नहीं कर रहे, जैसे इसमें टॉप और बॉटम इंक्लूड नहीं कर रहे, तो उसको हम लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड अभी हमने डिस्कस नहीं किया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, 2πr h प्लस 2πr², क्योंकि एक सर्कल का एरिया πr² और दो सर्कल्स का इसमें ऐड करेंगे तो 2πr², क्योंकि टॉप और बॉटम को इंक्लूड कर रहे हैं। यहाँ हमने टॉप बॉटम को इंक्लूड नहीं किया था, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2πr बाहर ले लेंगे इंटू h प्लस r। So this is total surface area of cylinder, total surface area of cuboid, total surface area of cube, curved surface area of cylinder और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। यहाँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर से पहले हमने कर्व्ड सरफेस एरिया इसलिए डिस्कस किया क्योंकि ये चीज़ जो है इसमें इंक्लूड होती है। उसके बाद हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ, पहले क्यूबॉइड की बात करते हैं। क्यूबॉइड, अब क्यूबॉइड की का लेटरल सरफेस एरिया, दैट मीन्स इस पोर्शन और इस पोर्शन को हटा देते हैं, दैट मीन्स L इंटू बी इसका एरिया है, बॉटम का, टॉप का भी यही होगा L इंटू बी। तो L इंटू बी और L इंटू बी को हम हटा देते हैं क्योंकि हमें टॉप और बॉटम, सीलिंग एंड फ्लोर, छत और फर्श, ये नहीं लेना है। तो दैट मीन्स बाकी हमारे पास ये वॉल्स बचेंगी, साइड की वॉल्स और टॉप फ्रंट एंड बैक की वॉल्स, इनका एरिया कितना होगा। तो अगर हम इसमें 2 इंटू एल इंटू बी हटा देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 इंटू बी एच प्लस एच एल, या हम इसको क्या बोल सकते हैं 2 इंटू इसमें से h कॉमन ले ले अगर, तो l प्लस बी। दिस इज द लेटरल सरफेस एरिया, ये दिस इज लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जिसमें टॉप और बॉटम को हम इंक्लूड नहीं करते। इसी तरह से लेटरल सरफेस एरिया ऑफ किसका, क्यूब का। अब क्यूब में भी टॉप एंड बॉटम को हटा दो, मतलब कि एक L² यहाँ से हट जाएगा, एक L² यहाँ से, क्योंकि इस जो टॉप है उसकी लेंथ इंटू ब्रेड्थ L इंटू एल,
एल स्क्वेयर, और बॉटम का भी एल इंटू एल, एल स्क्वेयर, एल स्क्वेयर और एल स्क्वेयर, 2 एल स्क्वेयर हटा दो। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब था 6 एल स्क्वेयर, उसमें से 2 एल स्क्वेयर माइनस कर देंगे, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब that is 4L square. So this is all about the lateral surface area and total surface area of the figures. अभी और भी फिगर्स हैं, कर्व फिगर्स रह गई हैं हमारी, और यहाँ पर जो हमारी कर्व फिगर और हैं, दैट इज़ सिलेंडर के बाद हमारा आता है कौन। तो कौन, और अभी वॉल्यूम भी डिस्कस कर लेंगे, अभी हम एरियाज़ की बात कर रहे हैं। तो कौन क्या है, दिस इज़ कौन, जिसका एक जो बॉटम है वो सर्कुलर पोर्शन है और ऊपर हमारा कर्व है, लेकिन ये कर्व जो है ऊपर जाकर एक पॉइंट की फॉर्म में आ जाता है। सो दिस इज कोन। तो कोन का पहले हम क्या लेते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब इसमें भी हमें लेटरल सरफेस एरिया पहले लेना होगा, क्योंकि जैसे हमने सिलेंडर में टोटल सरफेस एरिया में लेटरल सरफेस एरिया और जो बाकी सरफेस थी टॉप और बॉटम उसको ऐड किया था, वैसे ही हम क्या करेंगे कोन का लेटरल सरफेस एरिया। सो कोन लेटरल सरफेस एरिया of cone, that is pi r l, where r is the radius और l क्या है, दिस इज स्लांट हाइट। ये तिरछी हाइट जो है इसको स्लांट हाइट बोलते हैं, और जो ऊपर वाले वर्टेक्स से इसके बॉटम के सेंटर तक की जो हाइट होती है उसको हम h बोलते हैं, परपेंडिकुलर हाइट। सो हमें जब लेटरल सरफेस एरिया लेना है, हमने बॉटम नहीं लेना, टॉप इसकी है ही नहीं, तो पाई आर इंटू एल, एल इज़ द स्लांट हाइट। इसी तरह से टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब अगर हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो उसमें क्या होगा, ये बॉटम है, बॉटम क्या है, सर्कुलर, तो इस सरफेस को भी हमें लेना है। अगर इस सरफेस को ले रहे हैं तो इसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर। तो पाई आर एल जो है वो पूरे कर्व्ड पोर्शन का है, बॉटम को अगर हम इंक्लूड नहीं करते, और अगर बॉटम को इंक्लूड करते हैं तो इसमें पाई आर स्क्वेयर और ऐड कर देंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, पाई आर अगर हम कॉमन लेते हैं तो दिस इज एल प्लस आर। सो दिस इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। और उसके बाद हमारा बच जाता है हेमीस्फीयर। व्हाट इज हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर जो है ये हेमीस्फीयर है, दिस इज रेडियस आर। तो इसमें भी हम यही करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें हमारे पास कर्व पोर्शन है और एक टॉप जो है वो हमारा सर्कुलर पोर्शन है। तो हेमीस्फीयर में कर्व्ड सरफेस एरिया में टॉप को इंक्लूड नहीं करना, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर इज दैट इज 2 पाई आर स्क्वेयर, 2 पाई आर स्क्वेयर। और अगर हम हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया लेते हैं, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर क्या होगा, हेमीस्फीयर दैट विल बी 2 पाई आर स्क्वेयर। तो हमारा कर्व्ड पोर्शन हो गया, और जो ये टॉप है ये सर्कल है और सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वेयर होता है, तो इसलिए इसका जो टोटल सरफेस एरिया दैट इज 3 पाई आर स्क्वेयर। ये हो गया हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर मीन्स आधा स्फीयर। और अब अगर आधे हेमीस्फीयर, अगर आधे स्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया है 2 पाई आर है, तो पूरा हेमीस्फीयर होगा उसका एरिया जो है वो क्या होगा, जैसे बॉल होती है उसका। अब ये जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हम पूरे स्फीयर की बात कर रहे हैं, तो उसमें कर्व सरफेस एरिया भी वही होगा सेम, और टोटल सरफेस एरिया भी सेम होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी फ्लैट सरफेस नहीं है जिसको हम इंक्लूड कर सकें, ये सभी साइड से कर्व्ड है। अगर हम एक बॉल को उठाकर देखें तो वो कर्व्ड है सारे साइड से, जिस साइड भी देखें, तो इसमें जो कर्व सरफेस एरिया या लिटल सरफेस टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया सेम ही रहेगा। तो जितना कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर है उसका डबल इसका होगा। दैट मीन्स इसमें हम ओनली सरफेस एरिया लिख सकते हैं, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया भी यही है, कर्व सरफेस एरिया भी यही है, तो सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा, दैट विल बी 4 पाई आर स्क्वेयर, 4 पाई आर स्क्वेयर। देखो यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन होती है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वेयर, हेमीस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वेयर, और स्फीयर का, ये हेमीस्फीयर नहीं है, दिस इज स्फीयर, और स्फीयर का जो
कर्व्ड सरफेस एरिया दैट इज 4 पाई आर स्क्वेयर। तो इसमें भी कई बार कंफ्यूजन आती है। कर्व्ड सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वेयर, एरिया ऑफ हेमीस्फीयर 2 पाई आर स्क्वेयर, एंड एरिया ऑफ sphere that is 4 pi r square, and total surface area of hemisphere is 3 pi r square। तो हेमीस्फीयर के दो एरियाज होते हैं, एक कर्व्ड सरफेस एरिया और एक टोटल सरफेस एरिया, और जो स्फीयर है उसका टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया सेम होते हैं। नाउ कम टू द वॉल्यूम। अब अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम की बात करने में हम ये करेंगे कि सबसे पहले हमने वॉल्यूम तो डिस्कस कर लिया था किसका, क्यूबॉइड का और क्यूब का। तो उसके बाद क्यूबॉइड और क्यूब के बाद हमने सिलेंडर डिस्कस किया था। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, दैट इज पाई आर स्क्वेयर इंटू एच, राइट। क्योंकि वॉल्यूम 3D होता है तो ये एरिया है और एरिया इंटू हाइट, एरिया क्या होता है, एरिया 2D होता है और एक डायमेंशन ये हो गई तो 3D हो गया, पाई आर स्क्वेयर इंटू एच। सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ ये सिलेंडर हो गया, और वॉल्यूम जो है वो पूरा ही होता है, उसमें हम मतलब कर्व्ड या लेटरल की बात नहीं करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बाद कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वेयर इंटू एच। उसके बाद फिर है हमारा वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर आधे स्फीयर, आधे गोले का जो वॉल्यूम है दैट इज वो हमारा है 2/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इसका डबल होगा, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। अपने इसमें जब हम स्फीयर के फॉर्मूलाज लर्न करते हैं तो हम सिर्फ इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो वॉल्यूम है उसमें हमेशा 2/3 4/3 यूज़ होगा, स्फीयर की बात कर रहे हैं, और आर के साथ क्यूब आएगा। और जो सरफेस एरिया है या टोटल सरफेस एरिया है उसमें हेमीस्फीयर में 2 पाई आर स्क्वेयर आएगा हमारा, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया आएगा 3 पाई आर स्क्वेयर। यहाँ 3 पाई आर स्क्वेयर टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर की बात कर रहे हैं, और जो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है वो 4 पाई आर स्क्वेयर है। तो यहाँ पर आर का क्यूब कहीं नहीं है, हेमीस्फीयर के जो सरफेस एरिया है वॉल्यूम में जो आर का क्यूब है वो यूज़ होगा, चाहे वो सिलेंडर है उसमें 3D है उसमें स्क्वेयर यूज़ हुआ है बट साथ में एच है, पाई आर स्क्वेयर इंटू एच। और जो हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन है उसमें भी पाई आर स्क्वेयर इंटू एच है, तो ये 3D ऑलरेडी हो गया, इसमें क्यूब की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि एच साथ में आ गया। और वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, इसमें क्योंकि हाइट नहीं होती, हम हाइट नहीं ले रहे हैं, ओनली आर रेडियस ले रहे हैं, तो इसमें आर का क्यूब करेंगे। और स्फीयर के वॉल्यूम में भी हम 4/3 पाई आर क्यूब हम इसको करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द formulas that we have learnt in the lower classes, but we have to remember up to our higher classes, क्योंकि ये सारे फार्मूलाज इसलिए डिस्कस किए गए हैं, इनको आपने याद रखना ज़रूरी मैं समझती हूँ कि ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि जैसे छोटे छोटे फार्मूला हैं ये तो चलो हमें भूलते नहीं हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल, लेकिन जो ये एरिया ऑफ सर्कल, स्फीयर, हेमीस्फीयर, कोन और इनके वॉल्यूम्स ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू रिवाइज दीज फार्मूलाज एंड यू हैव टू लर्न दीज फार्मूलाज अप टू ग्रेजुएशन लेवल और पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब पूरी लाइफ ये फार्मूलाज तो आपको याद रखने ही हैं क्योंकि कहीं पर भी ये फार्मूलाज यूज़ हो जाते हैं। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डूइंग एक्सरसाइज 6.1. ओके, थैंक यू।